हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बेटा मैं मेन आपको ये बताना चाह रही थी, जैसे आपने देखा है कि हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं हमारे मन में सवाल जो होते हैं वो बहुत तरीके के होते हैं सवाल। तो जो सवाल होते हैं वो सवाल के जवाब हमको चाहिए होते हैं। तो ऐसे ही एक स्टोरी दी हुई है आपकी बुक में, आपने देखा होगा कि सिर्फ पढ़ने के लिए वो स्टोरी दी हुई है, लेकिन वो स्टोरी बहुत अच्छी है। वो कहानी इतनी अच्छी है कि मतलब मैं बिना बताए आपसे रह नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मुझे भी ये चीज़ें बहुत पसंद है। एक तो मुझे मैंने कई बार आपको बताया भी है कि मुझे कहानियाँ बहुत पसंद है ना। और ना सिर्फ कहानियाँ बल्कि मैं कहना चाहिए कि इसको भी बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। सवालों के पूछने के तरीके या सवालों को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो जब हम सवाल को पसंद करते हैं और सवालों के जरिए उनके जवाबों को जानने की जो तीव्र इच्छा होती है हमारे मन में, वो जो चीज़ें होती हैं वो हमको बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखाती हैं। वो इसलिए सिखाती हैं क्योंकि यदि हम किसी चीज़ को लेकर के परेशान होते हैं, किसी चीज़ का जवाब जानने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तब क्या होता है कि हमारे दिमाग में उसके लिए या उस आंसर, उस उत्तर को प्राप्त करने के लिए हम बहुत सारी कोशिशें करते हैं। जब हम बहुत सारी कोशिशें करते हैं तो हमको कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर मिल जाता है। ये एक बहुत अच्छा अच्छी बात है, क्योंकि हम सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमको उत्तर चाहिए होता है हर तरीके से। तो जैसे देखिए आपके मन में कहानी थी कि सवालों की दुनिया। ये जो कहानी है, ये कहानी कुछ ऐसी है कि इस कहानी में एक खास जगह की है। ये कहानी केरल के लोगों की है। वहाँ बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा खुशहाल थे और सब में बहुत ज़्यादा दोस्ती थी, एक दूसरे से सबकी दोस्ती थी बहुत ज़्यादा। अब उसमें क्या होता है कि जैसे ही लोग की दोस्ती थी वैसे ही लोग एक दूसरे का ध्यान भी रखते थे। बहुत ध्यान रखने के कारण क्या होता था कि एक दिन वहाँ के जो भी मतलब ध्यान रखने के कारण ये होता था उनके साथ में कि उन लोगों के पास में सारे सवालों के जवाब होते थे। ठीक है, उनके पास में सारे सवालों के जवाब होते थे। अब जब जवाब रहेंगे तो आप भी जानते हैं ना कि हम क्या कर सकते हैं। जवाब होने से हम सारी चीजों को हमेशा जान सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। हम बहुत ज्यादा कहना चाहिए कि सब कुछ आसानी से हम हल कर सकते हैं, सभी चीजों को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चीजें थी, ये चीजें लोगों को बहुत अधिक खुश रखती थी, क्योंकि यदि एक को सवाल कोई सूझा तो सारे लोग मिलकर उसका जवाब ढूंढते थे और तब तक वो लोग आपस में बातें करते थे और रुकते नहीं थे जब तक उनको जवाब ना मिल जाए। ये एक बहुत ही अच्छी बात थी। यही उनकी खुशहाली का राज भी था। एक दिन वहां पे अप्पू कुट्टन नाश्ता कर रहा था। अप्पू कुट्टन कौन है ये बात कहानी के अंत में खुलती है, लेकिन अप्पू कुट्टन एक दिन नाश्ता कर रहा था तो उस गांव के जो राजकुमार थे उनके दिमाग में ये सवाल आया कि कौन इस अटपट्टू का अप्पू कुट्टन का कौन ले सकता है नाप अर्थात भार उसका कितना है, इस बारे में कौन बता सकता है, कौन पता लगा सकता है, या कितना होगा उसका वजन। ये चीज ठीक है, जैसे हम भी करते हैं ना, अपना वेट नापते हैं, तो कौन इसके बारे में पता लगा सकता है कि इसका वेट कितना होगा। ठीक है, तो इस चीज के लिए सबके सब हैरान थे कि कैसे पता चलेगा इसका वेट या इसका वजन। क्योंकि ये कोई छोटा मोटा काम तो था नहीं कि जल्दी से जल्दी पता चल जाए कि बस उसको खड़े किया गया एक तराजू पे और पता चल जाए। और इतना बड़ा तराजू था नहीं कि उस पे उसको खड़ा कर सके। ठीक,
उसके बाद लोगों ने बहुत सारी चीजें कोशिश की, बहुत सारी ये कोशिशें की कि उतना बड़ा तराजू बनाया जा सके जितना बड़ा अप्पुकुटन है, ताकि उसको खड़ा करके दूसरी तरफ उसके बराबर का भार रख करके देखा जा सके कि क्या हो रहा है। लेकिन दिक्कत ये आई कि जब भी अप्पुकुटन के लिए कोई बड़ा सा तराजू बनाया गया और अप्पुकुटन को उस पर खड़ा किया गया, अप्पुकुटन के भार के कारण तराजू टूट जाता था। ठीक है, तो ये जो चीजें थी ये बड़ी अजीब थी। ठीक है, और इसके कारण वो कई बार तो सिर्फ एक ही पैर रखता था और पूरा तराजू टूट जाता था, तो उसको तौलना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था, है ना। कि अब इन सब चीजों से आप ये भी समझ गए होंगे कि आप किसकी बात कर रहे थे हम। अप्पुकुटन कौन था? अप्पुकुटन एक हाथी था। जी हाँ, अप्पुकुटन एक हाथी था, या अप्पुकुटन नाम का एक हाथी था जिसके वजन को लेने की बात की जा रही है। तो सोचिए कितनी ज्यादा परेशानी की बात होगी, है कि नहीं। सबके सब परेशान, और एक ऐसी जगह पर परेशानी जहां पर के लोग आपस में एक दूसरे के साथ में बहुत खुशी के साथ में एक दूसरे से अपने सवालों के जवाब पूछते थे, अपने सवालों के जवाब ढूंढते थे वो लोग मिलकर। ऐसी जगह पर यदि परेशानी है तो सोचिए सारे के सारे लोगों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है कि कैसे हम अप्पुकुटन का वजन पता करें। फिर क्या होता है कि, और अप्पुकुटन कौन है? अप्पुकुटन एक हाथी है। जब ये पता चल रहा है आपको, तो आपको भी अब थोड़ी सी हैरानी हो रही है कि कैसे हम इस हाथी का वेट पता करेंगे। साथ ही साथ क्योंकि वह एक खुशहाल जगह थी, तो वहां के लोग खुश रहते थे, अर्थात ये चीजें उनके खाने पीने में भी झलकती थी। ठीक है, खाने पीने में झलकती थी, अर्थात ये हम कह सकते हैं कि हाथी भी बहुत ज्यादा विशालकाय था। समझ रहे हैं आप मेरी बात में क्या कहना चाह रही हूं आपको? तो इस कारण यदि उसका वेट लेना है या उसका वजन करना है तो कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा जिसमें उसका सही वजन पता चल सके, है ना। अब एक दिन एक छोटी सी बच्ची, मीनू नाम की एक छोटी सी बच्ची थी, इसको इस हाथी को तौलने का एक विचार सूझा। जैसे ही उसको विचार सूझा वो राज दरबार की तरफ चली गई। अब राजा को उसने, उस मीनू ने अपनी बात बताई। राजा ने सोचा, जब उसकी बात सुनी तो उन्होंने फिर बाकी लोगों को आदेश दिया कि जो वो कहती है, जो वो छोटी बच्ची जैसा करने को कह रही है वैसा एक बार जरूर किया जाए। तो सबके सब तैयार हो गए। तो कुछ नहीं तो कम से कम एक रास्ता तो मिलेगा, यदि मान लो हमें हल नहीं मिलता है उस बात का, लेकिन हमको हो सकता है उसके इस सुझाव के कारण कोई रास्ता मिल जाए। ऐसा सोचकर राजा ने उस बच्ची की बात मानने का निश्चय किया और बाकी अपने लोगों को आदेश दिया, अपने मंत्री को आदेश दिया कि जैसा जैसा ये बच्ची कहती जा रही है आप बिल्कुल वैसा वैसा ही कीजिए, देखिए क्या होता है। ठीक है, तो अब मीनू के पीछे सभी लोग नदी की ओर चल दिए। कहाँ चले गए सबके सब? नदी की ओर चले गए। तो हम बेटा पढ़ क्या रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, पता चला आप भूल गए। हम पढ़ रहे हैं अभी सवालों की दुनिया की एक कहानी, सवालों की दुनिया। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या होता है देखते हैं आगे। उसके बाद जैसे ही लोग नदी के पास पहुंचे और मीनू के आदेश का पालन करने का ऐलान कर दिया गया, तो नदी में सबसे पहले उसने कहा कि एक नाव उतारो। एक नाव उतारी गई। नाव में अप्पुकुटन को खड़ा किया गया, यानी नाव में काफी नाव तो बड़ी बनाई जा सकती, नाव बड़ी बनाई गई और नदी थी तो नदी भी बहुत बड़ी नदी थी, तो उसमें जब नाव उतारी गई तो उसमें अप्पुकुटन को रख कर खड़े करके नाव उतारी गई। ठीक है, अब देखते ही देखते नाव पानी में डूबने लगी। अप्पुकुटन के भार के कारण नाव पानी में डूबने लगी। मीनू बोलती गई और जब डूबना हुआ और मतलब अब जब एक खास वेट तक ही नाव डूबेगी, उसके बाद फिर वो नाव बड़ी थी,
वो उसको संभाल सकती थी, इसलिए वो एक खास निशान तक या खास जगह तक ही नाव जो थी वो पानी में डूबी। उसके बाद में तब वहां पर क्या कहा मीनू ने, निशान लगाने के लिए कह दिया लोगों से कि बस अब इससे ज्यादा नाव नहीं डूब रही है, तो बस अब यहाँ पर आप निशान लगा दें। बिल्कुल वैसे ही किया गया, निशान लगा दिया गया। अब क्या हुआ, निशान तो लगा दिया, अब उसके बाद में अप्पू कुट्टन को नाव से उतार दिया गया। फिर उसके बाद क्या किया गया, अप्पू कुट्टन को नाव से उतार दिया गया। अब जब अप्पू कुट्टन नाव से उतर गया, फिर से खाली नाव अब रखी गई। और अब क्या किया गया, अब अप्पू कुट्टन की जगह वहां पर ईंटें रखी गई नाव में, है ना। अप्पू कुट्टन के भार के बराबर ईंटें रखी गई, मतलब इतनी ईंटें रखी गई जितना अप्पू कुट्टन के खड़े होने पर नाव में जितनी नाव डूबी थी उस निशान तक आते तक ईंटों को रखा गया। ठीक, फिर अब अप्पू कुट्टन को नाव से उतारकर नाव में ईंटें रखा गया और ईंटें बढ़ती गई और नाव पानी में डूबने लगी। और जब पानी निशान तक पहुंचा तो मीनू चिल्लाई, बस बस अब और ईंटें न रखी जाएं। इसके बाद नाव में रखी ईंटें तोली गई, उनका वजन जितना वजन निकला, मतलब उन ईंटों का जितना वजन निकला उतना ही अप्पू कुट्टन का वजन था। पता है अप्पू कुट्टन का वजन कितना था, पूरे 5000 किलो। सवालों की दुनिया में यह भी सवाल हल हुआ, और वो भी मीनू जैसी एक छोटी सी बच्ची की समझदारी के कारण। तो देखा बेटा, एक छोटी सी बच्ची यदि अपनी समझदारी से एक अनसुलझे सवाल का जवाब दे सकती है, तो क्या मेरे बच्चे, आप लोग जिनके पास सारे सवालों के जवाब हैं, क्या आप थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ा सा पढ़ाई करके अपनी चीजें नहीं सुधार सकते, अपने आप को नहीं सुधार सकते? सुधार सकते हैं ना? तो चलिए प्रॉमिस करते हैं कि आज से हम जरूर पढ़ेंगे, अपनी सारी चीजें खुद से हल करेंगे, मन लगाकर पढ़ेंगे, ठीक है? और अपने मम्मी पापा को भी और साथ ही साथ अपनी टीचर को भी शिकायत का मौका नहीं देंगे, ठीक है? चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे पाठमाला में ही हमारी नया चैप्टर है पाठ 7, पानी। पानी एक ऐसी जरूरत है हमारी जिंदगी की जिसके बिना हम अधूरे हैं। आप जानते हैं कि हवा और पानी ये दो चीजें ऐसी हैं जिसके बिना हम नहीं जी सकते, है ना। तो आज भी वैसे तो बारिश का मौसम है, उसके बावजूद हम जानते हैं कि पानी हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। आज आप देख रहे हैं जहां बारिश बहुत ज्यादा हो गई है वहां कितनी ज्यादा परेशानियां आ जाती हैं। बारिश यदि नहीं होती है तो गर्मी के दिनों में कितनी ज्यादा परेशानियां रहती हैं। इसीलिए पानी जो अभी आप कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि पूरा जांजगीर जब बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, लगातार 24 घंटे से ज्यादा बारिश होने के कारण पूरा जांजगीर पानी में डूब गया था। बहुत सारे घरों के अंदर पानी घुस गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी सबको। पीने के पानी की वैसे ही बहुत ज्यादा किल्लत हो जाती है, और फिर ऐसे जब सब जगह गंदा पानी घुस जाता है तब उसको साफ करने का भी एक वो रहता है। और अभी भी कई जगहों पर पानी जमा हुआ है, वो पानी निकल नहीं पाया है कचरे के कारण या और भी बहुत सारी चीजों के कारण। तो उस रुके हुए पानी में जो बीमारी के कीटाणु फैल जाते हैं और वो जो हमको नुकसान पहुंचाते हैं वो बहुत ज्यादा होता है। और उसको हम कभी कहना चाहिए कि अपनी सफाई के माध्यम से ही बस हम उससे बच सकते हैं। सफाई अभी जो कोरोना काल में हमने अपने आप को थोड़ा सा और ज्यादा अलर्ट कर लिया है कहना चाहिए, और ज्यादा हम सचेत हो गए हैं अपनी बीमारियों को लेकर के, अपनी साफ सफाई को लेकर के। तो यदि हम न सिर्फ अपने घर में बल्कि अपने आसपास की जगह भी साफ सुथरी और अच्छी रखेंगे तो हम इस गंदे पानी के कारण होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। पानी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन एक चीज और आपने देखी, पानी यदि गंदा पानी जमा हो जाता है तो उससे भी बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है। तो पानी
बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। आप सोचिए, यदि पानी एक इंसान की तरह सोचे और आपसे बातें करे और आपको एक पत्र लिखे, तो वो कैसे लिखेगा? है ना थोड़ी अजीब चीज, मगर सोची जा सकती है। अगर पानी अपनी कहानी आपको सुनाए तो वो कैसे सुनाएगा? पानी अगर आपसे बात करे, अपने बारे में बताए, तो वो क्या क्या चीजें बताएगा अपने बारे में? हाँ, तो इस पाठ पानी में हम पानी के द्वारा ही एक लिखा गया पत्र पढ़ते हैं। पत्र के माध्यम से वो आपसे अपनी बात कहना चाहता है कि उसकी जरूरत क्या है, वो क्या चाहता है आपसे, उसकी क्या हालत है और वो कैसे बना है। ठीक है, ये सारी चीजें पानी आपको बताना चाहता है। आशा है आप एक अच्छे दोस्त की तरह उसकी पूरी बात सुनेंगे, समझेंगे और उसकी परेशानियों को समझकर अपने आप में वो बदलाव लाएंगे जिससे आप पानी का नुकसान ना करें, उसे सुरक्षित रखें, ताकि न सिर्फ हम बल्कि हमारे आगे आने वाली सारी पीढ़ियां भी काफी समय तक उसका उपयोग कर सकें और हमारी मानव सभ्यता जीवित रह सके। क्योंकि हमारी मानव सभ्यता की जीवित रहने के लिए पानी बहुत 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 आवश्यक है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या लिखा है पत्र पानी में, या पानी ने जो पत्र लिखा है उसमें उसने क्या कहानी लिखी है। तो जैसे कि हम पत्र लिखते हैं, आप जानते हैं, पहले अपना पता देते हैं, जहां से हम पत्र लिख रहे होते हैं वो सबसे पहले हम देते हैं। तो पानी ने देखिए क्या लिखा हुआ है, जीवन जलौध नगर। ठीक है, जीवन, क्योंकि पानी के बिना जीवन असंभव है। जलौध नगर अर्थात जहां पानी बहुत ज्यादा पाया जाता है। पोस्ट सरिता पूर्वांग, सरिता अर्थात नदी। ठीक है, ये एक इमेजिनेशन है, कल्पना है कि यदि ऐसा पानी, मान लीजिए किसी भी नदी के बांध पर पानी को रोका जाता है, मान लीजिए वहां से यदि पानी पत्र लिखता तो कैसा लिखता या क्या लिखता, इस बारे में आपको बताया जा रहा है और यही एक चीज है। ठीक है, तो समुद्र, जिला, तालाब, घर, मतलब पानी के जो जितने सोर्सेस होते हैं उन चीजों का उपयोग किया गया है यहाँ पर उसका पता बताने के लिए। समुद्र राज्य 100001 या 1001, दिनांक 7 जनवरी 2020, यानी कि वो क्रॉस वहां पे इसलिए दिया जाता है कि आप जब भी पढ़ें तो आप उस सन को वहां पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, प्यारे दोस्त मानव, मानव अर्थात हम, नमस्ते। मेरा पत्र पढ़कर तुम्हें हैरानी होगी। पत्र लिखने का मुख्य उद्देश्य है कि तुम सब मेरी कीमत को समझो, उस पर ध्यान दो। ठीक है, जैसे कि हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, वैसे ही पानी हमें अपना दोस्त मानकर बात कर रहा है, कह रहा है हमसे कि मेरा पत्र पढ़कर तुमको हैरानी होगी। क्योंकि पत्र लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है पानी का, कि वो हमें अपनी कीमत समझाना चाहता है, बताना चाहता है कि वो कितना अमूल्य है और यदि हमने उसकी कीमत नहीं समझी, हमने उसको नहीं बचाया, तो हमारा जीवन दुश्वार हो जाएगा। मैं पानी हूँ। आज से अरबों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर मेरा जन्म हुआ। मेरे कारण ही प्रत्येक जीव की उत्पत्ति हुई। मैं पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाता हूँ। भाप बनकर मैं ही वायु में घुल मिलकर बादलों के रूप में आकाश पर छा जाता हूँ। कभी आकाश को, कभी भूमि को, तो कभी सागर को अपना घर बनाता हूँ। आप सोचते होंगे कि मेरा प्रत्येक रूप आपके लिए उपयोगी है, किंतु ऐसा नहीं है। मेरा तो केवल शुद्ध रूप एवं स्वच्छ रूप ही आपके लिए उपयोगी है। मतलब देखिए, उसने बताया कि पानी, आप जानते हैं ये चीज, पानी बहुत साल पहले हमारी पृथ्वी में पाया जाता था और पानी के कारण ही जीवन की उत्पत्ति हुई है ना, यानी जीवन शुरू हुआ है, जीवन का आरंभ हुआ है। ठीक, अब पानी जो है
वो पृथ्वी के 3/4 भाग में पाया जाता है। बहुत बड़े भाग में पाया जाता है। 3/4 भाग काफी बड़ा भाग होता है। 1/4 भाग पर ही सिर्फ जीवन है, 3/4 भाग पर पानी है। लेकिन उसके बावजूद हमारे लिए पानी का सिर्फ शुद्ध और स्वच्छ रूप ही उपयोगी है। उसके साथ ही साथ यह भाप बनकर, यानी जो 3/4 भाग में पानी पाया जाता है, उस भाप का जो पानी होता है वो पानी कहना चाहिए कि वो पानी जो है वो पानी बादलों में भाप बनकर उठ जाता है, बादलों के रूप में रहता है, आकाश में भाप बनकर उठ जाता है वह। और कभी आकाश को, अर्थात जब बादल के रूप में रहता है तब वो आकाश में रहता है, कभी भूमि को, अर्थात जब बारिश होती है और वो बूंदों के रूप में भूमि पर आता है तब भूमि को, और कभी जब भूमि का सारा पानी मिलकर सागर में चला जाता है तो सागर को अपना घर बनाता है। इस तरीके से इसने बताया सारी चीजें अपने बारे में। आप सोचते होंगे कि मेरा प्रत्येक रूप आपके लिए उपयोगी है। ये साथ में ये भी कहता है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं सभी रूपों में आपके लिए उपयोग में आ सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ शुद्ध और स्वच्छ पानी ही हमारे लिए उपयोगी होता है। मैं इस रूप में 3% से भी कम केवल तालाबों, झरनों, नदियों एवं भूजल के रूप में पाया जाता हूँ। भूजल क्या होता है बेटा? पानी के अंदर जो भूमि के अंदर जो पानी पाया जाता है उसे भूजल कहते हैं। ठीक है, वही पानी आपने देखा होगा, बोर लगाकर हम वही पानी खींचते हैं और वही पानी पीते हैं। ये जो बारिश होती है, बारिश में पानी रिसते रिसते अंदर जब चला जाता है तो वो धीरे 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 जाते जाते बहुत शुद्ध हो जाता है, तभी उस पानी को हम पी सकते हैं और उस शुद्ध पानी के साथ ही हम अपनी चीजें कर सकते हैं। मुझे तो दुख इस बात का है कि आपने मेरे इस रूप और महत्व को समझा ही नहीं। पानी कहना चाह रहा है हमसे कि मुझे इसी बात का सबसे ज्यादा दुख होता है कि आप मेरे इस बात को समझते ही नहीं हैं। प्रत्येक प्राणी के जीवन में सभी काम मुझसे ही संभव है। मेरा उपयोग आप सुबह से शाम तक तथा जन्म से मृत्यु तक अनेक रूपों में करते हैं। ये बात एकदम सही है। पानी का उपयोग हम इतना अधिक करते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। हम सुबह उठने से लेकर, सुबह उठते हैं तो पानी पीने के लिए भी चाहिए हमें, और हमें अपने आप को स्वच्छ रखने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। हमारे कपड़े, हमारे बर्तन, हमारा खाना, हमारी साफ सफाई, सभी चीजों के लिए हमको पानी की जरूरत होती है। करते हैं अर्थात हम सुबह से लेकर शाम तक या रात तक, और जन्म से लेके जिस दिन हम इस दुनिया में आते हैं और जिस दिन हम इस दुनिया से जाते हैं, सभी समय हर समय हमको सिर्फ और सिर्फ पानी की जरूरत पड़ती है। बिना पानी के हम नहीं रह सकते। यही चीजें वह भी कह रहा है। आपके शरीर तथा खाद्य पदार्थों में मेरा ही अंश होता है। जैसे आप जानते हैं, गर्मी के दिनों में इसलिए हम रसीले फल खाते हैं, ककड़ी खाते हैं, खीरा खाते हैं, हम तरबूज खाते हैं, है ना, खरबूज खाते हैं। ये सारी चीजें जिसमें पानी ज्यादा होता है। ठीक है। इसके अलावा आपने देखा है कि हम मौसम के हिसाब से, जैसे बारिश में हम पानी कम पीने लग जाते हैं तो हमारे जो फल होते हैं थोड़े सूखे सूखे हो जाते हैं, है ना। ठंड के दिनों में हम और ज्यादा सूखे चीजों का प्रयोग करते हैं, खासकर ड्राई फ्रूट्स वगैरह, मेवे वगैरह का हम सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं, ताकि उनसे हमको क्या मिल सके, ऊर्जा मिल सके। लेकिन आपने देखा है और आप जानते भी हैं कि हर फल में, सब्जी में पानी की जरूरत है, क्योंकि उनको उगाने में, उनको बड़ा होने में, उनको अपना पूरा पोषण प्राप्त करने के लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और पौधों में जड़ के रूप में ये विशेष अंश पाया जाता है। और जड़ कहाँ होती है? जमीन के नीचे भाग में फैलती है, और जमीन के नीचे भाग में फैलती है तो वो हर जगह से पानी खींचती है। तो जड़ को भी वही पानी का उपयोग करना होता है जिस पानी का शुद्ध रूप का उपयोग हम करते हैं। समझ आया आपको?
तो इस तरीके से ये वही बताना चाह रहा है कि हमारे शरीर में भी आप जानते हैं 70% पानी होता है। खून खून यदि गाढ़ा हो जाए तो परेशानी हो जाती है, खून यदि पतला हो जाए तो परेशानी हो जाती है। ठीक है, तो इस कारण हमारे शरीर में भी पानी की मात्रा, सही मात्रा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और वैसे ही खाद्य पदार्थों में भी पानी की मात्रा, सही मात्रा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और इन दोनों से ही हमारा शरीर और हम चलते हैं। तो उसके बाद आप ये भी जान रहे हैं कि पानी की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जनसंख्या की वृद्धि, तेजी से बदलता रहन सहन, खान पान के ढंग से मुझ पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अर्थात पानी ये बता रहा है कि जिस तेजी से जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, जिस तेजी से आपको पानी की आवश्यकता पड़ रही है, वह मेरे ऊपर एक दबाव बढ़ाता जा रहा है। अब वो दबाव क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि आपके लिए मेरा आसानी से उपलब्ध होना जरूरी है। हम तभी पानी का उपयोग कर सकते हैं जब पानी हमारे लिए आसानी से उपलब्ध रहे। इसके साथ ही मेरा शुद्ध एवं स्वस्थ रूप भी जरूरी है, क्योंकि आपके लिए या हमारे लिए पानी का शुद्ध रूप मिलना जरूरी है। यदि पानी ज्यादा खारा होता है तो हम पी नहीं सकते, हम उसको उपयोग नहीं कर सकते। हमें मीठा पानी ही चाहिए, शुद्ध पानी ही चाहिए। यदि पानी खराब है तो क्या हो जाता है, हमें बीमारियां हो जाती हैं। तो हमें पानी का शुद्ध रूप ही चाहिए। मुझे दुख इस बात का है कि आप मुझे और प्रकृति को ही दोष देते हैं। आपने देखा होगा कई लोग यही कहते हैं कि गंदे पानी की वजह से हुआ, लेकिन पानी गंदा किसने किया? पानी गंदा तो हमने किया। वहां पर पानी नहीं मिलता है तो वहां पर पानी किसी जगह पर पानी नहीं मिलता, या किसी जगह पर पानी सूख जाता है। शहरों में पानी की समस्या क्यों सबसे ज्यादा होती है? इसलिए होती है कि शहर में काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, जबकि पानी का स्तर पाने के लिए हमें बहुत ज्यादा पेड़ों की आवश्यकता होती है। पेड़ जब अपनी जड़ से वो जल खींचते हैं, उन्हीं जलों का उपयोग हम अपने लिए भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि हम सिर्फ पानी और प्रकृति को दोषी देते हैं, जबकि हम खुद गलती करते होते हैं। प्रकृति को यदि आप सुरक्षित रखते हैं तो प्रकृति अपने प्यार और खजाने को आपकी सेवा में दे देगी। यानी यदि आपने प्रकृति का ध्यान रखा, अर्थात आप यदि पेड़ पौधों को लगाते हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पेड़ पौधे लगाते हैं, तो सीधी सी बात है, पेड़ पौधे अपने लिए पानी को खींचते ही हैं और वही पानी का उपयोग आप भी अपने लिए कर सकते हैं। पेड़ों से हमको नहीं लेना, मगर यदि हम वहां पर बोर बनाते हैं तो हमारे पानी का सोर्स कभी कम नहीं होगा, या खत्म नहीं होगा, या सूखेगा नहीं। ठीक है। घरों में आप अनजाने में मुझे बेकार गवा देते हैं, जिसे थोड़ी सी समझदारी से बचाया जा सकता है। ये बात भी एकदम सही है। हम खुद बहुत ज्यादा पानी फेंकते हैं, कई बार फेंकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर सुबह ब्रश करते समय, हाथ मुंह धोते समय, कपड़े धोते समय, नहाते धोते समय हम नल को चालू कर देते हैं। नल को चालू करने से आपको जितना पानी चाहिए उतना तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा यदि आप चालू रखते हैं तो वो पानी वेस्ट बह रहा है ना नाली में, तो वो जबरदस्ती बेकार हो रहा है साफ पानी। कभी कभी नल खराब होने से टपकने लगते हैं, जिसे आप समय समय पर ठीक नहीं करवाते। इसके कारण भी पानी वेस्ट होते रहता है ना। तो अपनी तथा मेरी भलाई के लिए आपको यह रवैया बदलना होगा। यह तो आप स्वयं ही जानते हैं कि जल ही जीवन है। यही कहते हुए जल या पानी अपना पत्र समाप्त करता है और कहता है, आपका दोस्त पानी। ठीक है। तो ये जो सुंदर सी कहानी है जिसमें पानी अपनी बात कह रहा है आपसे, आपको अपनी कीमत समझा रहा है, ये चीजें आपको पसंद आई होंगी, समझ आया होगा, और जरूर ही आपको ये सीख मिली होगी कि पानी की कीमत समझें और उसे बेकार में ना बहाएं, क्योंकि जल ही जीवन है। ठीक है। तो क्या सीख मिली हमको इससे हमको सीख मिलती है कि जल ही जीवन है। पानी की कीमत
पानी की कीमत समझें। क्योंकि जल ही जीवन है, इसे व्यर्थ न गंवाएं। ठीक है, तो ये पाठ आशा है आपको समझ में आया होगा। आप खुद इससे इत्तेफाक रखते होंगे, इत्तेफाक रखना यानी आप खुद इससे सहमत होंगे और आज से आप पानी का महत्व समझेंगे, पानी को बचाएंगे, पानी का सदुपयोग करेंगे, ताकि हम अपनी सभ्यता को, मानव सभ्यता को काफी समय तक जीवित रख सकें और इसमें अपना योगदान जरूर देंगे। थैंक यू।